गुड मॉर्निंग क्लास 10th। मैं रोजी छाबड़ा, पीजीटी बायोलॉजी, जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नू से। आज हम विज्ञान के पाठ 6 जैव प्रक्रम में एक और ज़रूरी जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि पोषण द्वारा हम एक जीव भोजन प्राप्त करता है तथा उसका उपयोग या कह लें पाचन करके उसका उपयोग करता है। और साथ में हमने ये भी जाना कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे अवशोषित भोजन जो पाचन तंत्र में पचा वो शरीर के सभी अंगों तक कैसे पहुँचता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक कैसे पहुँचती है, ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक कैसे पहुँचती है। तो ये सारे के सारे कार्य, इन सब कार्यों में क्या इन्वॉल्व है कि पदार्थ का वहन एक अंग से दूसरे अंग या पूरे शरीर में होना है, तो ये कार्य किया जाता है वहन तंत्र के द्वारा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा पदार्थों का वहन शरीर के एक अंग से दूसरे अंग या पूरे शरीर में होता है वहन कहलाता है। यह कार्य वहन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा होता है। The process by which food, oxygen, water and waste products are carried from one part of the body to the other part is called transportation and it is carried out by circulatory system. मानव वहन तंत्र, मानव के वहन तंत्र के मुख्य घटक हैं हृदय यानी कि हार्ट, रुधिर, ब्लड और वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर या रक्त जो है इसके 4 घटक होते हैं, प्लेज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स। रुधिर एक संयोजी उत्तक है, मींस इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9th में हमने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। ये जो टिश्यूज है ये बॉडी में ऑर्गन्स को, अंगों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उनका आधात्री यानी कि मैट्रिक्स और दूसरा उस आधात्री के अंदर धसी होती है कोशिकाएं। क्योंकि रुधिर की आधात्री तरल होती है इसलिए इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं और इसकी तरल आधात्री को हम कहते हैं प्लेज्मा। प्लेज्मा एक तरल माध्यम है जिसमें रुधिर कोशिकाएं तैरती हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन शरीर में प्लेज्मा के द्वारा ही होता है। रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में आरबीसीज भी कहते हैं। जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें आरबीसीज बाइकन्वेक्स शेप के होते हैं, उनका आकार बाइकन्वेक्स होता है। ये अकेंद्रकीय होते हैं, मींस इन्यूक्लिएटेड, इनके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। मैच्योर स्टेट में, मतलब जब ये बनते हैं तब इनके अंदर केंद्रक होता है, बट जैसे ये मैच्योर होते हैं, आरबीसीज का फॉर्म लेते हैं, मैच्योर आरबीसीज का फॉर्म लेते हैं, तब इनमें से केंद्रक हट जाता है। इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, यह लाल रंग का श्वसन वर्णक होता है। इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये एक रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने का काम। जो आरबीसीज है उनके अंदर उपस्थित है हीमोग्लोबिन जो कि लाल रंग का श्वसन वर्णक है और उसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना। इसके बाद आते हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका आकार और संरचना जो है वो अमीबा के समान होती है, मींस ये अपने आकार आमाप में परिवर्तन कर सकते हैं और इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये हमारी रोगों के संक्रमण से रक्षा करते हैं, मींस हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको ये किल करते हैं, उनको ये मारकर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसीलिए ये हमारे बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और व्हाइट ब्लड सेल्स को सैनिक भी कहा जाता है या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स
ये स्तनधारियों के रुधिर में पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे कलरलेस सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, और इनका क्या काम है, ये ब्लड क्लॉट बनाती है। ब्लड क्लॉट मीन्स खून का थक्का बनाती है। अगर किसी चोट के कारण रक्त वाहिकाओं से रक्त का रिसाव शुरू हो जाता है, मतलब कि कोई चोट लगने के कारण रक्त वाहिका फट गई और उसमें से रक्त बहने लगा, वो बहाव जो है वो बाहरी चोट के कारण भी हो सकता है या अंदरूनी चोट के कारण भी हो सकता है, तो रुधिर का स्राव हो जाएगा हमारे वहन तंत्र से, राइट। मतलब कि रक्त जो है वो हमारे वहन तंत्र से निकलने लग जाएगा, जिसकी वजह से वहन तंत्र की क्रियाविधि पर भी बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट या बुरा इफेक्ट आएगा। तो इसे रोकने के लिए प्लेटलेट्स जहाँ पे भी चोट लगी है वहां पर रुधिर का थक्का बना लेती है और रक्त के स्राव को रोक देती है। तो इस तरीके से इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या बन गया, खून का चोट लगने पर खून का थक्का बनाना। रक्त के कार्य, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर की रोगों से रक्षा करना। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और दूसरा ये शरीर की रोगों से रक्षा भी करता है, जो कि हमने पढ़ा था। WBCs जो है वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को या रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। दूसरा ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे हुए भोजन, वर्ज्य पदार्थों एवं हार्मोनों का संवहन भी करता है। फिर ये जो इसमें प्लेटलेट्स उपस्थित होती हैं, ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है अगर कोई चोट लग जाए तो, जिससे कि रक्त का हानि ना हो हमारे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा रक्त के बारे में, रक्त के घटकों के बारे में और उसके कार्यों के बारे में। पर रुधिर यानी कि रक्त की गति शरीर में होती कैसे है? हमारे शरीर में रुधिर की गति को निरंतर बनाए रखने का कार्य करता है हृदय यानी कि हार्ट। हृदय एक पेशीय अंग है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि कार्डियक पेशियों से बना है। आपको याद होगा हमने क्लास 9th में 3 प्रकार के पेशीय ऊतक पढ़े थे, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और कार्डियक पेशियां। हृदय वक्ष गुहिका में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह लयबद्ध संकुचन व प्रसर द्वारा शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। लयबद्ध संकुचन और प्रसर मीन्स के थ्रू आउट द लाइफ ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। संकुचन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और प्रसर मीन्स रिलैक्सेशन। मानव हृदय औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मीन्स के जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर कम से कम 72 टाइम्स धड़कता है। आइए अब हम हृदय की संरचना को थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो हृदय जो है वो एक दीवार, एक पेशीय दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित है, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इस पेशीय दीवार को कहते हैं विभाजिका या सेप्टम। और इसके बाद ये दोनों साइड्स जो है ये फर्दर 2 कोष्ठकों में या 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स को कहते हैं अलिंद या फिर ऑरिकल्स, और नीचे वाले कंपार्टमेंट्स को कहते हैं निलय यानी कि वेंट्रिकल्स। तो इस प्रकार जो मानव का हृदय है उसमें 4 कोष्ठक बन गए, बायां अलिंद, बायां निलय यानी कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिंद और दायां निलय यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। पर 4 कोष्ठकों की जरूरत क्यों है? मतलब कि उससे भी पहले कि ये जो विभाजिका है इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि जो स्तनधारी है और पक्षी है, मतलब जो मैमल्स हैं और जो बर्ड्स होते हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स उन्हें अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ज़रूरी है कि उनके शरीर में ऑक्सीजनित रक्त और विऑक्सीजनित रक्त को अलग अलग रखा जाए। अब ऑक्सीजनित रक्त क्या होता है? रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे हम ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, और रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है
उसे हम कहते हैं विऑक्सीजनित रक्त। तो क्योंकि स्तनधारी और पक्षियों को अपने शरीर के तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके हृदय में दो भागों में वो बटा होता है, जिसमें एक हिस्से में आता है ऑक्सीजनित रक्त और एक हिस्से में आता है विऑक्सीजनित रक्त। तो अगर हम ह्यूमन हार्ट को देखते हैं, मानव के हृदय को देखें, तो उसके बाएं हिस्से यानी कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनित रक्त आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और दाएं हिस्से यानी कि राइट साइड में विऑक्सीजनित या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो इस तरीके से ये जो सेप्टम है, विभाजिका है, ये ऑक्सीजनित रक्त और विऑक्सीजनित रक्त को अलग अलग रखने में सहायक हुई। तो अलिंद और निलय के बीच में भी वलय उपस्थित है। वलय मीन्स वॉल्व्स। बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य में उपस्थित है बाइकस्पिड वॉल्व, या हम कह सकते हैं मिट्रल वॉल्व, और दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में उपस्थित है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व करते क्या है? ये वलय या वॉल्व जो है, ये रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। इसके अलावा और देखिए, महाशिरा के द्वारा पूरी बॉडी से, पूरे शरीर से जो है डीऑक्सीजनेटेड या विऑक्सीजनित रक्त हृदय के दाएं हिस्से में आता है, और फुफ्फुस शिरा के द्वारा ऑक्सीजनित रक्त जो है वो हृदय के बाएं हिस्से में आता है, और विऑक्सीजनित रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है फुफ्फुस धमनियां, और ऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक लेकर आती है फुफ्फुस शिराएं। महाधमनी द्वारा ऑक्सीजनित रक्त जो है वो पूरे शरीर के अंदर जाता है। हम हृदय की क्रियाविधि को थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जो फुफ्फुस शिराएं होती हैं, वो फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में लेकर आती है, और महाशिराएं जो है वो पूरे शरीर से विऑक्सीजनित रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में लेकर आती है। इस समय अलिंद और जो निलय है वो दोनों शिथिल अवस्था में होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। इसके बाद होता है अलिंद में संकुचन, मतलब के जो एट्रियम है, अलिंद है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण जो बाइकस्पिड वॉल्व है और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और रक्त जो है वो बहुत तेजी से वेंट्रिकल्स में भर जाता है। इस समय भी वेंट्रिकल्स जो है वो अभी शिथिल अवस्था में ही होते हैं, और इसके बाद जब वेंट्रिकल्स पूरे भर जाते हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रकुंचन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस दौरान बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों बंद हो जाते हैं, ताकि रक्त दोबारा अलिंद में ना जा सके, और दबाव के कारण जो सेमील्यूनार वॉल्व्स हैं जो खुल जाते हैं, और इस समय सेमील्यूनार वॉल्व्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण रक्त जो है फुफ्फुस धमनी और महाधमनी में चला जाता है। तो रक्त जो है अब वो सेमिलुनार वॉल्व्स ओपन हो गए हैं, तो फुफ्फुस धमनी और महाधमनी में चला गया। फुफ्फुस धमनी के अंदर जाता है विऑक्सीजनित रक्त, और महाधमनी के अंदर जाता है ऑक्सीजनित रक्त। तो हृदय की जो पेशियों में नियमित व लयबद्ध संकुचन और प्रसर होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, इसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट produces a thumping sound which is known as heart beat। तो अगर हम रक्त के पूरे पथ को हम अपने वहन तंत्र में देखें तो वो क्या है। हम शुरू करते हैं बाएं अलिंद से। फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में ऑक्सीजनित रक्त आता है, जो कि फिर जाता है बाएं निलय में। बाएं निलय से ये जाता है महाधमनी में। महाधमनी से ये फिर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाता है, जो कि फिर बढ़ती है छोटी छोटी केशिकाओं में। केशिकाएं क्या होती है? ये भी एक तरह की रक्तवाहिकाएं हैं जो कि कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होती है। तो जब रक्त केशिकाओं से गुजरता है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो कोशिकाओं में चला जाता है, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और वर्ज्य पदार्थ रक्त के अंदर चले जाते हैं। तो जो रक्त अभी तक ऑक्सीजनित था,
अब उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा हो गई, तो ये रक्त बन गया वी ऑक्सीजनित रक्त। ये वी ऑक्सीजनित रक्त जो है फिर शिराओं में इकट्ठा होता है और ये शिराएं जाके मिलती है महाशिरा में, जहां से वी ऑक्सीजनित रक्त पहुंचता है हृदय के दाएं हिस्से में यानी कि दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से होता हुआ ये पहुंचता है दाएं निलय में। दाएं निलय से फिर ये जाता है फुफ्फुस की धमनियों में, जहां पे फुफ्फुस के अंदर, फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि हमने श्वसन में पढ़ा था कि फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई या कुपिकाएं कहते हैं। कुपिकाओं में रक्त और वायु के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। इस प्रकार वह क्या हो जाता है, ऑक्सीजनित रक्त बन जाता है, और यह ऑक्सीजनित रक्त फिर हृदय के बाएं हिस्से में आ जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को, इसी साइकिल को हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से भी याद कर सकते हैं कि ऑक्सीजनित रक्त आया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से ये गया बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी, महाधमनी से ये पूरे शरीर के अंदर, शरीर में कोशिकीय स्तर पर फिर गैसों का आदान प्रदान होता है केशिकाओं में, और जो ऑक्सीजनित रक्त है अब वो क्या बन गया, वी ऑक्सीजनित रक्त, जो कि इकट्ठा होता है महाशिरा में। महाशिरा इन्हें लेकर जाती है दाएं अलिंद तक, दाएं अलिंद से ये दाएं निलय, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी से फिर फेफड़ों में यानी कि फुफ्फुस में, जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है, और फुफ्फुस शिरा द्वारा ऑक्सीजनित रक्त को फिर बाएं अलिंद में पहुंचा दिया जाता है। तो अगर हम इस पूरे साइकिल को ध्यान से देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि एक हार्ट बीट स्टार्ट होने से दूसरे हार्ट बीट स्टार्ट होने तक के बीच के ये घटनाक्रम थे, राइट। इन्हें हम कहते हैं हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल। और अगर हम और ध्यान से देखें, इस कार्डियक साइकिल में जो रक्त है हमारा वो हार्ट के अंदर दो बार गया, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, मतलब एक बार ऑक्सीजनित रक्त गया और एक बार वी ऑक्सीजनित रक्त गया। इसीलिए मानव में जो परिसंचरण है उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हम क्या कहते हैं, हृदय चक्र। तो जो पीछे हमने साइकिल पढ़ी है पूरी, वो क्या था, हृदय चक्र था, एक हृदय चक्र था, और उस एक हृदय चक्र के दौरान रक्त हृदय में दो बार गुजरता है, जिससे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। सिंस इन केस ऑफ ह्यूमंस, मतलब मानव ह्यूमंस के केस में ब्लड जो है एक कार्डियक साइकिल में हार्ट से दो बार गुजर रहा है, इसीलिए जो ह्यूमंस है उनमें सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो ये आई हृदय की क्रियाविधि की बात। अब हम जानते हैं कि रक्त किन में ट्रैवल करता है, किन में बहता है, वो है रुधिर वाहिकाएं। जो हमारा शरीर है, मानव है, उनमें तीन प्रकार की रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। वो है धमनी यानी कि आर्टरीज, केशिकाएं कैपिलरीज, और शिरा यानी कि वेन्स। धमनियां या आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के बाएं भाग से पूरे शरीर में लेकर जाती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है क्योंकि इनमें रक्त उच्च दाब से बहता है। यह ऊतकों में पहुंचकर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। सो जो धमनियां है वो मुख्य रूप से किस प्रकार का रक्त का वहन कर रही है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजनित रक्त का। पर आपको ध्यान होगा कि हमने अभी मानव हृदय की संरचना पढ़ी थी और एक हमने धमनी पढ़ी थी जो कि वी ऑक्सीजनित रक्त को का वहन कर रही थी। वो कौन सी धमनी थी? जी हाँ, वो थी फुफ्फुस धमनी। पूरी बॉडी में सिर्फ एक ये फुफ्फुस धमनी है जो कि ऑक्सीजनित रक्त को वहन नहीं करती है, वी ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है। फुफ्फुस धमनी जो है वो हृदय के दाएं हिस्से से वी ऑक्सीजनित को रक्त को लेकर फेफड़ों तक जाती है। आगे है केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज। इनकी जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बहुत ही
छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती है और इनकी जो भीति होती है ना, जो इनकी लाइनिंग है, वो एक कोशिका की मोटाई के बराबर होती है। और इसका एक पर्पस है, क्योंकि केशिकाएं जो है ये कोशिकाओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सीधे संपर्क में है, तो इन्हीं के थ्रू रक्त और कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए इनकी भीति जो है वो बहुत पतली होती है। इनमें रक्त और कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। फिर है शिरा, वेन्स। ये विऑक्सीजनित रक्त को शरीर के सभी भागों से एकत्रित करके हृदय के दाएं हिस्से में ले जाती है। क्योंकि इनमें रक्त उच्च दाब से नहीं बहता है, इसलिए इनकी भीति धमनियों की अपेक्षा पतली होती है। रक्त के एक दिशा में प्रवाह को बनाए रखने के लिए इनमें वलय उपस्थित होते हैं, जो रक्त को पीछे जाने से रोकते हैं। तो अगर अब हम आर्टरीज और वेन्स को कंपेयर करें, मतलब धमनियों को और शिराओं को कंपेयर करें, तो हम ये देखेंगे कि जो धमनियां हैं वो ऑक्सीजनित रक्त का वहन कर रही है। उनकी भीति मोटी होती है क्योंकि रक्त उच्च दाब से बहता है उनके अंदर, और उनके अंदर वलय उपस्थित नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ जो शिरा है वह विऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है। क्योंकि इनमें रक्त उच्च दाब से नहीं बहता है, इसलिए इनकी भीति मोटी नहीं होती है धमनी के मुकाबले, और रक्त को पीछे जाने से रोकने के लिए इनमें वलय भी उपस्थित होते हैं। अभी हमने जब हृदय का संरचना को पढ़ा था तो हमने एक शिरा पढ़ी थी जो कि ऑक्सीजनित रक्त को वहन करती है। देखिए, शिराएं विऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है, पर हमारी बॉडी में एक शिरा ऐसी है जो कि ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है, और वो है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त को लेकर आती है हृदय के बाएं अलिंद में, राइट। लसिका, लिम्फ, यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो पदार्थों के वहन में सहायक होता है। यह भी रक्त से ही बनता है। इसे तरल ऊतक भी कहते हैं। ये बना होता है प्लाज्मा का, प्रोटीन और श्वेत रक्त कोशिकाओं से। ये बनता कैसे है कि जब केशिकाओं से रक्त प्रवाह हो रहा होता है तो क्योंकि उनकी भीति पतली है, तो रक्त में से प्लाज्मा, प्रोटीन और श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है वो कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है ना, वहां चले जाते हैं और तरल ऊतक का निर्माण करते हैं। इसी तरल ऊतक को हम लसिका कहते हैं। लसिका के कार्य क्या है? ये पचा हुआ तथा शूद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन करता है। यह अतिरिक्त तरल को अंतरकोशिकीय अवकाश से दोबारा रक्त में ले जाती है, और ये लसिका वाहिकाओं द्वारा बड़ी शिराओं में चली जाती है। रक्तदाब, जो रुधिर वाहिकाएं की भीति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। मतलब कि जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट ब्लड प्रेशर लगाता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। और जो ब्लड प्रेशर है वो टू टाइप्स का होता है। प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। प्रकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो धमनी के अंदर निलय संकुचन या आप कह लीजिए प्रकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो दाब होता है उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। यह 120 mmHg होता है। दूसरा है अनुशीतलिन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर। निलय अनुशीतलिन के दौरान धमनी के अंदर का जो दाब होता है उसे अनुशीतलिन दाब कहते हैं। ये 80 mmHg होता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, जो कि आपने डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में देखा होगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर, जो कि रक्त दाब को मापने में सहायक होता है। तो यहाँ तक हमने जाना मानव में वहन तंत्र। अब हम जानते हैं कि पादपों में वहन कैसे होता है। जैसे हम जानते हैं कि जड़, तना और पत्ता जो है ये पादप के कायिक भाग होते हैं। जड़ें जो हैं वो मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है, राइट। तना पौधे के वायवीय भागों को सहारा देता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। जड़ें हैं उनमें जल का अवशोषण हो रहा है, पत्तियों में भोजन बन रहा है।
तो जरूरी है कि जो जल जड़ों द्वारा अवशोषित हो रहा है वो किसी तरह से पौधे के सभी भागों में पहुंचे, और जो भोजन पत्तियों में बन रहा है वह भी पौधे के सभी भागों में पहुंचे। तो इसके लिए इन्हें भी एक वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जो पादपों का संवहन तंत्र होता है वो मिलकर बनता है दो उत्तकों से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है ये मृदा से अवशोषित करके जल, खनिज और लवण पादपों के सभी भागों में पहुंचाता है। इसमें जल का परिवहन ऊपरी मुखी होता है। ऊपरी मुखी मीन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक ही दिशा में होता है, ऊपर की तरफ। यह एक जटिल स्थायी उत्तक है। क्या आपको याद है जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ट्रैकीड्स, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे। फ्लोएम, यह पत्तियों से भोजन को पादप के सभी भागों में पहुंचाता है। यह भी एक जटिल स्थायी उत्तक है। इसमें भोजन का वहन ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में होता है। मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है फूड का, वो ऊपर की तरफ भी ये भोजन को भेजते हैं और नीचे की तरफ भी। तो इनमें 2 डायरेक्शंस में भोजन का वहन हो रहा है। इसके मुख्य 4 घटक हैं, चारनी नलिका यानी कि सीव ट्यूब्स, साथी कोशिका, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे यानी कि फ्लोएम फाइबर्स। जानते हैं कि जल का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। जड़, तना तथा पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं का एक तंत्र उपस्थित होता है। फिर जो पदार्थों का वहन है ना पौधों में, वो दो प्रकार से होता है। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कह सकते हैं कि इस तरह की वहन विधि में, इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी से मिलती है। दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि वहन की वह विधि जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। तो जड़ें क्या करती हैं, वो एटीपी का प्रयोग करके आयनों का अवशोषण कर लेती हैं। जो आयन्स होते हैं उनको वो सोख लेती हैं एटीपी की हेल्प से, जिसकी वजह से विसरण दाब बढ़ जाता है जड़ों के अंदर, और इस वजह से जल जो है वो जड़ों में प्रवेश कर जाता है। जल का जड़ों में प्रवेश करने के कारण धीरे धीरे ये जल जो है फिर जाइलम उत्तक तक पहुंचता है और एक जल स्तंभ का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया बहुत अधिक लंबे पौधे और वृक्षों में कारगर नहीं होती। मतलब ये जो जल स्तंभ बन रहा है ये धीरे धीरे पीछे की तरफ से दबाव लगने के कारण ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ये कम हाइट के पौधों में तो कारगर हो जाता है, पर बहुत अधिक ऊंचे लंबो वृक्षों में, पेड़ों में ये कारगर नहीं है, क्योंकि इस जल स्तंभ के ऊपर भी तो गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो जो लंबे वृक्ष होते हैं उनमें कैसे होता है जल का परिवहन? उसमें क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मीन्स के डे टाइम में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उन स्टोमेटा से वाटर जो है, पानी जो है, वो वाष्प बन के वायुमंडल में उड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन, राइट। वाष्पोत्सर्जन जो है एक और काम करता है, ये पौधे के ताप का नियमन भी करता है, मतलब प्लांट का टेम्परेचर का रेगुलेशन भी करता है। तो अब ये वाष्पोत्सर्जन कैसे जल के परिवहन में सहायता करता है कि स्टोमेटा से जल जो है वो वाष्प बन के वायुमंडल में उड़ जाता है, राइट। तो जो स्टोमेटास के आसपास की कोशिकाएं हैं, रंध्रों के आसपास की कोशिकाएं हैं, वो जल लेती हैं फिर पत्तियों में उपस्थित जाइलम से। पत्तियों में उपस्थित जाइलम जो है वो जल किससे प्राप्त करता है, वो ले लेता है जल तने के जाइलम से, और तने का जाइलम जल ले लेता है जड़ों से। तो जड़ें, इस वजह से जड़ें क्या करती हैं, वो जल्दी जल्दी जल का अवशोषण करती है मृदा से। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक सक्शन फोर्स डेवलप हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं कर्षण बल, चूषण बल डेवलप हो गया। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक कर्षण बल उत्पन्न हो गया जो कि जल को ऊपर की ओर खींच रहा है। इस कर्षण बल को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल। और ये जो वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल है, ये बड़े बड़े पौधों में जल और खनिज लवणों के वहन में सहायता करता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन। तो अब हम जानेंगे
कि फ्लोएम में भोजन का परिवहन कैसे होता है। हम जानते हैं पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और दिन के समय में ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ मिलकर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज जो है फिर इसको जटिल रूपों में परिवर्तित करके भोजन के रूप में भंडारित कर लिया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन कहलाता है। इन पोषक तत्वों का जो स्थानांतरण है वो विशेष रूप से कहाँ पर किया जाता है? जड़ के भंडारण अंगों में, फलों में, बीजों में और वृद्धि करने वाले अंगों में, क्योंकि वहां पे भोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब भोजन का परिवहन होता कैसे है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिसे फिर बदल दिया जाता है सुक्रोज में। फ्लोएम जो है भोजन तथा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। यह भोजन को पूरे पादप में लेकर जाते हैं, विशेषकर जड़ों में, फलों में, बीजों में और वृद्धि करने वाले भागों में। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण, अभी हमने जाना कि भोजन के परिवहन को क्या कहते हैं? स्थानांतरण। तो फ्लोएम द्वारा जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो ऊर्जा के उपयोग से पूरी होती है। किससे? ऊर्जा के उपयोग से पूरी होती है। फ्लोएम में सुक्रोज एटीपी की सहायता से प्रवेश करता है, जिससे कि उसके अंदर परासरण दाब बढ़ जाता है और जल फ्लोएम में प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक लेकर जाते हैं जहां पर दाब कम होता है, जैसे कि तने के वृद्धि करने वाले भाग हो गए, जड़ों के भंडारण भाग हो गए, कलियां हो गई, पुष्प हो गए या फल हो गए। तो इस प्रकार जहाँ पे भोजन अधिक मात्रा में था वहां से भोजन फ्लोएम में प्रवेश करता है, जल के साथ मिलकर फिर ये उस जगह पर पहुंचता है जहां पर भोजन की कमी है, राइट। तो इस प्रकार फ्लोएम के अंदर पदार्थों का वहन होता है। अब अगर हम कंपेयर करें जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन को, तो हम देखेंगे कि जो जाइलम है उसके अंदर जल और खनिज लवणों की जो गति है वो एक ही दिशा में होती है और वो है ऊपर की ओर, और जबकि फ्लोएम में भोजन की गति जो है वो दोनों दिशाओं में होती है, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। जाइलम जो है वो जल और खनिज लवणों का वहन करते हैं, फ्लोएम जो है वो भोजन का वहन करते हैं। फिर जाइलम जो है इनकी कोशिकाओं के बीच में एंड वॉल्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये एक पूरी कंटिन्यूअस पाइप बना लेते हैं और इनकी जो भित्ति है वो बहुत ही मोटी होती है और उसपे लिग्निन की परत होती है। दूसरी तरफ जो फ्लोएम है उसकी कोशिकाओं के बीच में एंड वॉल्स होती हैं और उन एंड वॉल्स के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे भोजन और जल ट्रैवल करते हैं। इनकी भित्ति बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है। क्विज टाइम। हीमोग्लोबिन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शंस है श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स। प्रश्न नंबर 2, दाएं अलिंद और निलय के मध्य कौन सा वलय पाया जाता है? ऑप्शंस है सेमील्यूनर वलय, बाइकस्पिड वलय, ट्राइकस्पिड वलय। इसका सही उत्तर है ट्राइकस्पिड वलय। प्रश्न नंबर 3, फ्लोएम द्वारा भोजन के वहन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस पोषण, स्थानांतरण, श्वसन, वहन। इसका सही उत्तर है स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 4, रक्त का कौन सा घटक हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है? ऑप्शंस लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। सही उत्तर है श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 5, निलय की दीवार अलिंद की अपेक्षा मोटी क्यों होती है? ऑप्शंस क्योंकि वह अलिंद की अपेक्षा छोटे होते हैं, क्योंकि वह अलिंद की अपेक्षा बड़े होते हैं, इन्हें रक्त को पूरे शरीर में भेजना होता है, ये रक्त को दोबारा अलिंद में भेजते हैं। इसका सही उत्तर है क्योंकि
इन्हें रक्त को पूरे शरीर में भेजना होता है। प्रश्न नंबर 6, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? ऑप्शंस 150 mmHg, 120 mmHg, 80 mmHg, 90 mmHg। सही उत्तर है 120 mmHg। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित रक्त तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इन्हें अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, दोहरा परिसंचरण क्या होता है? मानव हृदय में एक हृदय चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, वृक्षों में जल के वहन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? वृक्षों में जल के वहन के लिए वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 4, लसिका क्या है? इसके क्या कार्य होते हैं? यह एक अंतःस्रावित द्रव है जो मानव की कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। यह क्षुद्रांत में पची हुई वसा का वहन करता है तथा अतिरिक्त तरल को अंतरकोशिकीय अवकाश से दोबारा रक्त में ले जाता है। प्रश्न नंबर 5, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं वहन तंत्र में क्षति पहुंचने पर रक्त की हानि को रोकती है? उत्तर प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं हमारे रक्त में उपस्थित, ये वहन तंत्र में क्षति पहुंचने पर रक्त की हानि को रोकती है। तो इसके साथ आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।